नमस्कार, मेरा नाम शिवानी है और 2024 में CISF में मैं एज एन असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्ट हुई हूँ। सबसे पहले मैं संजीव कबीर सर का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं उसमें उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि तैयारी हमें कैसे करनी है और किस तरीके से आगे हमें अपनी तैयारी को लेके जाना है ड्यूरिंग माय इंटरव्यू प्रेपरेशन। तो संजीव कबीर सर का बहुत अच्छा रोल रहा है उसमें। उन्होंने मुझे बताया कि जनरली हमारी मिस्टेक्स क्या रहती हैं कि हम सोचते हैं हमारी ट्रेनिंग जो हमारा टेस्ट जो है वो नॉलेज टेस्ट है, इंटरव्यू के दौरान की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ें मुझे बताई सर ने कि इंटरव्यू की तैयारी के दौरान आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, उसमें नॉलेज थोड़ा हेल्प करता है, क्योंकि नॉलेज अगर नहीं होगा तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन फुल्ली वो आपके नॉलेज की टेस्ट नहीं है। तो उसमें काफ़ी सपोर्टिव रहा उनकी गाइडेंस, उनका डायरेक्शन, और उसे फॉलो करके मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं इस एग्ज़ाम के दौरान। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी जो जब मैंने तैयारी की तो मैंने क्या क्या चीज़ें फ़ेस की और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला है कि जब आप रिटन की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको फर्स्ट है आपका फोकस। आप किस तरीके से फोकस्ड वे में चल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका एम क्या है तो आप प्रॉपर वे में नहीं जा पाएंगे। और उसके लिए छोटे छोटे डेडलाइंस बनाइए। जैसे आपको आज तैयारी स्टार्ट की है आपने, इस वीक के आपके क्या डेडलाइंस हैं, आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं, और उसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या नहीं है। देन उसके बाद आता है आपका कि रिवीज़न बहुत हेल्प करता है। लास्ट के जो 15 डेज़ रहते हैं उनमें रिवाइज़ कीजिए अपनी जितनी भी आपने तैयारी की है। लास्ट मोमेंट पे आप कुछ भी न्यू पढ़ने की कोशिश ना करें। देन उसके बाद आती है मेरी फ़िज़िकल की तैयारी। फ़िज़िकल की तैयारी के लिए आप धीरे धीरे चीज़ों को स्टार्ट कीजिए। आप चाहे तो किसी कोच की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल के दौरान आपको बहुत सारे इंजरीज़ हो सकते हैं अगर आपने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि आप जो भी तैयारी करें किसी की गाइडेंस में स्टार्टिंग करें एंड धीरे धीरे शुरुआत करें। उसके बाद बीच में हो सकता है आपको कुछ थोड़ा बहुत पेन वगैरह रहेगा, तो उससे आपको ठीक करने के लिए आप मसाज वगैरह ले सकते हैं। एंड स्टेप बाय स्टेप आपको तैयारी करनी है। देन थर्ड आता है इंटरव्यू इटसेल्फ। तो इंटरव्यू के लिए आप किस ये करियर क्वेस्ट का, जैसे मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था, तो वो मेरी पर्सनैलिटी टेस्ट में बहुत हेल्पफुल रहा। वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें संजीव कबीर सर की गाइडेंस ने मुझे वाकई बहुत सपोर्ट किया है, इसीलिए मैंने अपने इंटरव्यू के दौरान 130 मार्क्स स्कोर किए। इसके बाद कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी जो मैंने हम लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं ड्यूरिंग तैयारी, या अपने आप को सोचते हैं कि हमारा लक साथ नहीं है। ऐसा होता नहीं है। जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपकी प्रेपरेशन के दौरान आपको ऑलवेज़ पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं तो आप पॉजिटिव चीज़ों को, और पॉजिटिव जो आपका ऑरा रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो नेगेटिविटी अगर आपके आसपास आने की कोशिश करती है तो वो नहीं आ पाती है। इसके लिए मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहूँगी। मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू वाले दिन जब हमें बोर्ड के पास जाना होता है, रूम से बाहर कुछ देर के लिए बिठाया जाता है, तो जैसे ही मैं अंदर गई तो मेरा बैज, जो हमारा फॉर्मेशन साइन रहता है, वो टूटकर दरवाजे से टकराकर टूट गया और नीचे गिर गया। एंड सडनली मेरे माइंड में एक थॉट क्लिक किया कि शायद अब मुझे कुछ न्यू करने का मौका मिलने जा रहा है। इट मीन्स मतलब मैं इसमें नर्वस नहीं हुई,
मैंने उस चीज़ को पॉजिटिव लिया, मेरा एटीट्यूड उसके लिए पॉजिटिव था, मेरी अप्रोच पॉजिटिव थी। तो मैं स्माइल के साथ वहाँ गई और टचवुड मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। इंटरव्यू में जो कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं मेरे ग्रेजुएशन से संबंधित जो सब्जेक्ट्स थे उनसे संबंधित रहे। फिर हम, क्योंकि मैं एज अ CISF पर्सनल पहले से ही हूँ, तो उससे वेपन ट्रेनिंग से संबंधित क्वेश्चंस कुछ किए गए थे। फिर सबसे मेन जो चीज़ें रहती हैं वो आपका कामनेस, आपका कॉन्फिडेंस और आप प्रेशर वाली सिचुएशन में कैसे क्वेश्चन के आंसर कर रहे हो वो चेक करते हैं। तो वहाँ पर आपको काम रहना बहुत ज़रूरी है। जैसा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, अप्रोच रहेगी, तो आप बेहतर तरीके से इंटरव्यू दे पाएंगे। और कुछ मिस्टेक्स जो हम करते हैं उन्हें मैं अवॉइड करने के लिए आपको कहूँगी कि आप कोशिश करें कि आप एक ही एम रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब मुझे, ठीक है, मैं बीच में अगर असिस्टेंट कमांडेंट आपने सिलेक्ट किया है सपोज़, और बीच में कोई अदर एग्जामिनेशन आ गया तो मैं ये भी एक बार ट्राई कर लूँ, ऐसा नहीं करना है। कोशिश करें कि आपका जो एम है वो फिक्स्ड होना चाहिए, आपका डेडिकेशन उसी के तरफ होना चाहिए। उसके लिए छोटी छोटी डेडलाइंस बनाइए एंड डेडलाइंस को लेते हुए उनको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़िए। कभी भी तैयारी ऊपर ऊपर से नहीं करनी है, डेप्थ में जाकर तैयारी कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। एंड फॉरमोस्ट मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूँगी कि हमेशा जब भी तैयारी करें पॉजिटिव माइंड से करें। जो आप चाहते हैं वो पक्का आपको अचीव होगा, बस स्टार्ट करने की देर है। तो काफ़ी सारे जो सबका सपोर्ट, आपको छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत हेल्पफुल रहता है, आपकी पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। अगर आप मैरिड हैं या आपके पार्टनर है, उसका सपोर्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। एंड सबसे मेन है कंसिस्टेंसी। आपकी तैयारी को कंसिस्टेंट रखिए। कभी भी कोशिश करें, अगर आप 5 घंटे की डेली की आपकी तैयारी है और आपको 5 घंटे का टाइम नहीं मिल रहा है, तो उसमें आप 1 आवर 2 आवर एटलीस्ट प्रैक्टिस करिए, तैयारी रखिए, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। अभी मैं जो हमारी इंटरव्यू की क्लासेस हुई थी उसके संबंधित मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। मेरा 10 एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद ही मैंने ये इसके लिए अप्लाई कर दिया था। और मुझे लगता है कि इनिशियल स्टेज पे ही आपको स्टार्ट कर भी देना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर सकें और जो भी आपकी मिस्टेक्स रहती हैं उनको आप रेक्टिफाई कर सकें। तो स्टार्टिंग में उन्होंने हमें बताया कि आपकी जो एज ए इंडिविजुअल आपका जो इंट्रोडक्शन रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। देन उन्होंने हमारे डेफ पर काम किया कि आपका जो डेफ है उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। उन क्वेश्चंस को लेकर के उन्होंने हमारी जितनी भी क्वेरीज थी उनको सॉर्ट आउट किया और उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमें बताए गए और उनके आंसर्स भी हमें प्रिपेयर करने में हेल्प की गई। देन क्योंकि मैंने जो ये एग्ज़ाम दिया था वो मेरा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम था, तो जो हमारी प्रोफेशनल स्किल्स रहती हैं उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर काम किया गया। उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट थे वो बताए गए और उनके आंसर्स भी हमको बताए गए। देन अगेन जो हमारे डेफ में हमारी ग्रेजुएशन में से संबंधित सब्जेक्ट्स थी, वो उन सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, उनमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो हमें सजेस्ट किया गया। तो ओवरऑल ये जो कोर्स रहा वो मेरे लिए एक तरीके से फुल पैकेज था, जिसमें मुझे मेरे डेफ से संबंधित एज एन इंडिविजुअल में मुझे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, मेरा किस तरीके का वहाँ पर जेस्चर पॉस्चर क्या रहेंगे, मेरे एक्सप्रेशंस क्या रहेंगे। ओवरऑल इसमें बहुत हेल्पफुल रहा है ये कोर्स मेरे लिए। तो इसके लिए मैं संजीव कबीर सर को और उनकी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी। एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस मुझसे UPSC में पूछे गए थे उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे एक डिस्कशन करना चाहूँगी। स्टार्टिंग में जैसे ही मैं एंटर होती हूँ तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला। इससे संबंधित आपको जब आप एक ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बता दिया जाता है कि आपको किस तरीके से वहाँ पर आपको जा कर के क्या बोलना है, किस तरीके से आपको बिहेव करना है। तो वहाँ जाकर जैसे मैंने बैठी और तो उनके क्वेश्चंस थे मुझे
उन्होंने इंग्लिश में मुझसे क्वेश्चन स्टार्ट किए एंड मेरा मीडियम था हिंदी। तो इंग्लिश में जब उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किए, लेकिन आई वॉज कम्फर्टेबल इन हिंदी, तो मैंने उनके आंसर हिंदी में देना स्टार्ट किया। एंड उसके जस्ट बाद ही उनका एक क्वेश्चन आता है कि आपकी सब्जेक्ट इंग्लिश रही है, इंग्लिश लिटरेचर क्योंकि मेरी सब्जेक्ट थी ग्रेजुएशन में, तो आपने ये हिंदी बोलना क्यों चूज़ किया? तो मैंने उनको एक सिंपल सा आंसर दिया कि सर क्योंकि मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हिंदी में हूँ। तो ये मेरा आंसर था। उसके बाद उन्होंने इस बात को लेकर मुझे कई बार प्रोवोक करने की कोशिश की। हालांकि मैं प्रोवोक नहीं हुई, लेकिन शायद मैं उनका ये जो डायरेक्शन था वो फॉलो नहीं कर पाई थी, उनका जो इंस्ट्रक्शंस थे वो फॉलो नहीं कर पाई थी। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप उस जगह पर कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। उसके साथ ही उनका नेक्स्ट क्वेश्चन उनके जो आए थे वो थे मेरी सब्जेक्ट, इंग्लिश लिटरेचर मेरी सब्जेक्ट थी, उससे संबंधित क्वेश्चंस थे कि आपके कौन से पोइट, आपको कौन सा आप किस पार्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं इसमें, और आपके कौन से पोइट फेवरेट रहे हैं, किस टाइम के पोइट फेवरेट रहे हैं, और कौन सा एरा आपको पसंद था, उससे संबंधित क्वेश्चंस। कई बार जब आप क्वेश्चन के आंसर करते हुए जाते हैं कंटिन्यू, तो वो डेप्थ में भी जाते हैं, तो वहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हैं दीजिए, और लास्ट में आप जा कर के उन्हें, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो पोलाइटली उनको सॉरी बोल करके ना कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं। उसके बाद उनके क्वेश्चंस जो मुझसे पुटअप किए थे, उन्होंने ड्राइंग एंड पेंटिंग मेरी सब्जेक्ट रही है और मेरा हॉबीज़ में भी ड्राइंग एंड पेंटिंग रही है, तो उससे संबंधित क्वेश्चंस उन्होंने पुटअप किए थे, जिसमें उन्होंने पूछा कि कौन से पोइट्स फेमस रहे हैं, आर्टिस्ट फेमस रहे हैं, आपको कौन सा आर्टिस्ट पसंद है, कंटेम्प्ररी आर्टिस्ट कौन से हैं, इंडिया के आर्टिस्ट कौन से हैं, आउट ऑफ मतलब वर्ल्ड में कौन से आर्टिस्ट फेमस हैं, उनकी पेंटिंग्स कौन सी फेमस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस मुझसे किए गए। साथ ही साथ उन्होंने एक स्पेशल टास्क मेरे लिए रखा था, जिसमें उन्होंने मुझे एक ड्राइंग बनाने के लिए दिया था। पीछे ही एक तस्वीर लगी हुई थी, एक पोर्ट्रेट बना हुआ था चार्ली चैपलिन का, उसको मुझे ड्रॉ करना है, साथ ही साथ क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो जो मैं गैस कर पाई हूँ वो एक तरीके से मेरे मल्टी स्किल्ड होने का ये टेस्ट था, क्योंकि मैंने मेरी हॉबीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की हुई थी, जैसे हॉकी खेलना, योगा करना एंड ड्राइंग एंड पेंटिंग करना, डांसिंग, ये सारी मेरी हॉबीज़ में रही थी। तो ये इन सब चीज़ों को शायद वो चेक करना चाह रहे थे कि मैं मल्टी स्किल्ड हूँ या नहीं हूँ, तो इससे संबंधित क्वेश्चंस किए गए थे। एंड क्योंकि मैं प्रोफेशनल रही हूँ, तो मुझसे प्रोफेशनल जैसे वेपन से संबंधित क्वेश्चंस भी किए गए, कौन से वेपन्स यूज़ होते हैं, किस तरीके, और उनके जो टेक्निकल डेटा है वो पूछा गया था। तो इन सब का मैं ये जो क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, इनका सिर्फ यही मकसद है कि आप कभी भी चाहते हैं तो प्रेपरेशन आपको अच्छी करनी है, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि आप सब चीज़ें नहीं जान सकते। तो लेकिन जितनी भी चीज़ें आप तैयारी कर रहे हैं, जो गाइडेंस में आप तैयारी कर रहे हैं, उसको कोशिश करें कि वो आपको सटीक होनी चाहिए, उसमें कोई किसी तरीके का झूठ नहीं होना चाहिए। जब भी आप आंसर करें तो बहुत ही सच्चाई से दें, क्योंकि झूठ बोलने से आप फंसते चले जाते हैं क्वेश्चंस में, तो वैसा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही एक दो चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूपीएससी का ऐसा नहीं है कि वो आपको इतना डरना नहीं है। आप अगर प्रिपेयर हैं तो आप प्रॉपर वे में आप अपनी तैयारी को रखते हुए, गाइडेंस लेते हुए आप अच्छे से तैयारी करके अगर जाते हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर। थैंक यू सो मच। अभी आपने शिवानी जी का वीडियो देखा। ये वीडियो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसमें जो उन्होंने आपके साथ बात की है वो एक फ्री इंटरेक्शन है, ओपन इंटरेक्शन है, और इससे अगर आप फॉलो करते हैं, जो आपको गाइडलाइंस इसमें मिले हैं वो अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। शिवानी जी हमारे ऑनलाइन लाइव कोर्स का पार्ट थी
और उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ ऑफलाइन करोल बाग में अपने ऑफिस में किए थे। तो एक ये हाइब्रिड मोड है इंटरव्यू ट्रेनिंग का, वो उन्होंने ऑप्ट किया था। उन्होंने आपको बताया होगा कि उनका जब वो इंटरव्यू देने जा रही थी तो उनका जो बैच है वो निकल गया था अंदर जाते जाते। ये एक छोटा सा ऐसा इंसिडेंट था कि जो बहुत अलग है, ये कोई रोज़ घटने वाली घटना नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर एटीट्यूड क्या होना चाहिए कैंडिडेट का। कोई कैंडिडेट अगर होता है तो कभी कभी उसे लगता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, कोई गलत तो नहीं हो रहा है मेरे साथ। और वही शिवानी जब इंटरव्यू देने जा रही थी तो उन्होंने सोचा कि मेरी जो पहली पोस्टिंग है, पहली जो जॉब है सब इंस्पेक्टर की, शायद वो अब चेंज होने वाली है, इस वजह से वो बैच हट गया। इसका मतलब मुझे कुछ अच्छा मिलने वाला है, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो देखिए ये जो अप्रोच है, एटीट्यूड है, आप किस चीज़ की तरफ, किसी घटना की तरफ आप कैसे देखते हो, उसे कैसे लेते हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस, आपका फ्यूचर डिपेंड होता है। तो मुझे लगता है कि एटीट्यूड जो होना चाहिए कैंडिडेट में वो हमेशा पॉजिटिव अगर रहेगा तो हमें उससे अच्छा आउटकम मिलेगा। लेकिन बहुत बार इसके बारे में जो बात होती है तो कैंडिडेट के बारे में कहा जाता है कि कैंडिडेट लकी है कि उसका पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया। लेकिन एज ए टीचर, एज ए मेंटोर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। उसके पीछे कंसिस्टेंसी होती है, उसके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम होता है। अपने सपोर्ट किस तरीके से डेवलप करना चाहिए, खुद का एक इकोसिस्टम कैसे डेवलप करना चाहिए, वो उस कैंडिडेट को समझ में आ जाता है। और उसे पूरा डेडिकेशन के साथ जब वो उसके लिए तैयारी करता है तो मुझे लगता है कि रिज़ल्ट अच्छा मिल जाता है, जिसके लिए कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है कि एक उसका नसीब अच्छा है। लेकिन अगर आप उसके प्रिपरेशन के तरीके से देखेंगे तो उस कैंडिडेट की कंसिस्टेंसी अच्छी है, डेडिकेशन अच्छा है, और जो उसका अप्रोच है, एक पॉजिटिव अप्रोच है अपने लक्ष्य के प्रति। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड शिवानी जी फॉर हर गुड करियर एंड गुड लाइफ। थैंक यू वेरी मच।